पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आजकल रिजल्ट सीजन चल रहा है। पहले तो हम तमाम कंपनी के रिजल्ट्स देखा करते थे, लेकिन अब हमें जो ज़रूरी लगेगा उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस क्विकली पेश कर देंगे। तो अभी हम जिन कंपनियों के रिजल्ट का रिव्यू करेंगे वो हैं जिनका रिजल्ट पिछले हफ्ते में आया था। तो आप अपनी जगह पे रिजल्ट ज़रूर रिव्यू किया करें जब वो आ जाते हैं। अब हम उसका एक कंपैरिजन देख लेंगे। हो सकता है यहाँ से आपको कोई इजाफी बात भी पता लग जाए, क्योंकि अब हम रिजल्ट आते साथ ही वीडियो नहीं बना सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसको पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस समझ लें। ये बहुत ही टाइमली तो नहीं होगा, तो टाइमलीनेस का ख्याल रखते हुए आप खुद रिव्यू किया करें। लेकिन यहाँ से हो सकता है आपको कोई इजाफी बात पता लग जाए, तो इसको भी देखा करें अगर देखना चाहते हैं तो। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एफएफसी का रिजल्ट। इन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया इस क्वार्टर पे 4.1 रुपए का, और पूरे साल का तकरीबन 14 रुपए इनका हुआ है। अब अगर इनका रिजल्ट वैसे देखें तो पूरे साल में इनकी ईपीएस जो आई है वो 23.32 हुई है, जो पिछले साल से 15.76 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो गई है। 23 रुपए के हिसाब से डिविडेंड कोई इतना अच्छा तो नहीं है इनका 14 रुपए का, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ये देख सकते हैं कि 114 रुपए प्राइस के हिसाब से अगर 14 रुपए का देखें तो तकरीबन 12.5% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो ये हमारे उस तरह टियर 2 में आ जाता है। तो उस हिसाब से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगले साल अब इतना ईपीएस होगा कि नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ बातें चल रही थी, अभी तक हुआ तो नहीं इम्प्लीमेंट, कि इनकी गैस प्राइस की सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी, तो हो सकता है जिससे इनकी कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन ये काफ़ी सारी रिकवरी इस तरह भी कर लेते हैं कि अपने बैक बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में शायद इतना ज़्यादा उसकी वजह से इम्पैक्ट ना आए। सेल्स कुछ मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी तो अभी के हिसाब से आप इसकी असेसमेंट यही करें कि साल में अगर 14 रुपए का डिविडेंड देते जाएंगे तो उस हिसाब से आप इस रेट पे लेना चाहते हैं कि नहीं। और इनकी कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगाई हुई थी। क्वार्टर 4 में वो ज़्यादा ईपीएस और ज़्यादा डिविडेंड की तवक्को लगा के बैठे थे, और उसके हिसाब से जब वो पूरी नहीं हुई तो इसको थोड़ी सी मार पड़ी रिजल्ट आने के बाद। वैसे भी आपको पता ही है, हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारी कंपनीज में रिजल्ट जितना मर्जी अच्छा आए, लेकिन अक्सर रिजल्ट आने के बाद मार पड़ ही जाती है, तो वो एक अलग कहानी है। अब हम इनके ना पिछले 5 क्वार्टर्स का ट्रेंड देखते हैं। अब अगर इनके पिछले 5 क्वार्टर की सेल्स को देखें तो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो Q3 23 में ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन ट्रेंड उसका भी ऊपर की तरफ है। नेट प्रॉफिट जो है इनका वो Q4 23 में कम हो गया, यानी कि बीच में कोई कॉस्ट दूसरी आई होगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा आया है, और ईपीएस Q4 में कम हो गई है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होने के बावजूद। और डिविडेंड भी ये अपना तकरीबन मेंटेन किए हुए हैं। ये एंग्रो फर्टिलाइज़र की तरह उतना ज़्यादा नहीं देते, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो रिटेन ही कर लेते हैं। जैसे पिछली दफ़ा 7 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट था तो 4 रुपये ही दिए, इस दफ़ा 5.80 का प्रॉफिट है तो 4.10 दे दिए। तो ये थोड़ा सा डिविडेंड में डंडी मार जाते हैं, उस हिसाब से नहीं देते जैसे, क्योंकि ईफर्ट और इसका ही मुकाबला होता है ना। लेकिन दुआ करें कि ईफर्ट ऐसे ही जारी रखे, वो ना कोई डंडी मारे। तो 22 से 23 में भी ग्राफ ऊपर की तरफ है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी अभी ग्राफ ऊपर की तरफ ही महसूस हो रहा है। अब कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। एफएफसी के केस में जैसे डिविडेंड यील्ड की बात की, वो तकरीबन अगले 12 महीने में 14 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, और आज के रेट पे तकरीबन 12 साढ़े 12 की डिविडेंड यील्ड बनती है। अर्निंग इनकी 16 रुपए आई तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 7 रुपए है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का फैसला जो है वो डिविडेंड यील्ड के हवाले से ही लेना चाहिए। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इनकी वो उतनी ही है, 1 पे चल रही है, यानी कि जो रेट है वही बुक वैल्यू है, तो ठीक है। लेकिन डिविडेंड यील्ड को देख के आपने इसमें फैसला अपना करना है। 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये कोई 127 तक भी गया, लेकिन डिविडेंड भी तो देते रहते हैं ना साथ,
और नीचे में ये तकरीबन 92 तक भी गया। वो पहले ये कोरोना के टाइम पे गया था, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वैसे 92 तक भी गया। उसके बाद है जी FFBL, इनका भी एनुअल रिजल्ट आया। इन्होंने 1 रुपए का डिविडेंड दिया है, बड़े सालों बाद डिविडेंड दिया है। अगर इनकी ईपीएस देखें तो ईपीएस 3.4 रुपए हुई है साल की, जो पिछले साल 1.8 रुपए थी, तो ये बेहतर हुई है। लेकिन जब हम इसके क्वार्टरली ट्रेंड का जायजा लेंगे वहां कुछ और तफसील भी सामने आएगी। अब अगर FFBL के क्वार्टरली ट्रेंड का जायजा लें तो इनकी सेल्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। पिछले क्वार्टर में ज्यादा थी, इस दफा कम है। इनके बिजनेस का नेचर हमने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा सा शायद दूसरे फर्टिलाइजर के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वार्टर में इनका ग्रॉस प्रॉफिट काफी ज्यादा हो गया है, बल्कि पिछले 2 क्वार्टर को देखें तो काफी ज्यादा रहा। लेकिन नेट प्रॉफिट इस दफा कम हुआ है। इन्होंने भी कोई टैक्सेशन का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा डाला है इस क्वार्टर में। उस हिसाब से ईपीएस थोड़ी कम हो गई है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स को देखें तो ईपीएस मेंटेन की हुई है। उससे पहले ये थोड़ा लॉसेस में भी थे और 3 रुपए में से 1 रुपए का डिविडेंड दिया है। अब शायद इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन सिर्फ अगर पिछले 2 क्वार्टर को देखें तो इनका हो सकता है कि इनकी रिकवरी शुरू हो गई है, इनका ट्रेंड अब आगे पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो साल में 10 से 12 रुपए की ईपीएस हो सकती है, बल्कि 12 से 15 तक भी जा सकती है। और अगर 3 रुपए पे 1 रुपए का डिविडेंड दिया तो 4 से 5 रुपए का डिविडेंड भी हो सकता है देने लग जाएं। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी असेसमेंट की है कि इनके आगे प्रॉफिट्स कंटिन्यू रह सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको इस रेट पे कंसीडर कर सकते हैं फॉर ग्रोथ पर्सपेक्टिव। कल को हो सकता है डिविडेंड यील्ड पे भी पूरा उतर जाए। ये रिजल्ट के बाद ये भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, या तो आप वेट कर लें जहां पे नीचे जाके रिवर्सल इसका लगे वहां पे खरीद लें, और अगर आप हमारी तरह करते हैं हर 50 पैसे नीचे आने पे थोड़े बहुत खरीद लें। लेकिन थोड़े बहुत अब इसमें हम लेके 1 साल के लिए हम कुछ रखने का सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमने इससे कुछ गेन ले लिया है, लेकिन अब इस क्वार्टर के रिजल्ट को देख के, क्योंकि 2 क्वार्टर के अब अच्छे आ गए हैं, तो हो सकता है आगे कंटिन्यू रहे। तो फिर हम 1 साल का होराइजन के लिए कुछ शेयर्स इसके लेके रखने का इरादा कर रहे हैं। देखें, FFBL के बारे में इट इज टू अर्ली टू से कि अगले साल कितना डिविडेंड देंगे, लेकिन एक रफ एस्टीमेट लगा लेते हैं कि 4 रुपए का डिविडेंड देंगे। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक एस्टीमेट तो लगाना पड़ता है ना। और अगर 4 रुपए का डिविडेंड दिया अगले 12 महीनों में, तो इस रेट पे तकरीबन 15% डिविडेंड यील्ड बनेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर है कि देख के थोड़े से लेना चाहें तो ले लें। अर्निंग अभी तो आई है 3 रुपए, तो उस हिसाब से तो प्राइस अर्निंग ज्यादा है। लेकिन अगर पिछले साल के आखिरी 2 क्वार्टर्स का ट्रेंड जारी रहा और अर्निंग 10 से 15 रुपए हो जाती है, फिर तो प्राइस अर्निंग बहुत ही कम होगी। बुक वैल्यू देखें तो वो है जी 40 रुपए, तो बुक वैल्यू से भी काफी कम है। और पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो ये एक जमाने में तो 42 तक भी था और उसके बाद फिर 11 रुपए पे आ गया था। तो थोड़ा रिस्की स्टॉक है, ऊपर नीचे काफी होता है। तो आप अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अगर अर्निंग ऐसी रही तो फिर ये जरूर ऊपर जाएगा 1 साल के टाइम स्पैन में। उसके बाद है जी शाह मुराद शुगर मिल्स। शुगर सेक्टर की जब तमाम कंपनीज के रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो उनके अकाउंट्स भी आ जाएंगे क्वार्टर के, तो फिर हम उसके ऊपर अपडेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर भी तब तक कुछ तवज्जो दिलानी जरूरी है, रिजल्ट्स का जायजा इसलिए ले लेना चाहिए। क्वार्टर 1 में शुगर सेक्टर की कंपनीज आमतौर पे डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि अभी इनका सीजन का शुरू हुआ होता है। अभी उनको क्लैरिटी नहीं होती कि आगे कितना उनको इन्वेंट्री बनेगी और कितने प्रॉफिट्स होंगे। तो पहले क्वार्टर में तो आमतौर पे कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती। तो इस साल का पहला क्वार्टर जो है वो पिछले साल से बेहतर रहा और ईपीएस 40 के मुकाबले में तकरीबन 46 हो गई है। लेकिन ज्यादा तफसील तभी नजर आएगी जब हम क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे। अगर क्वार्टर 4 के हिसाब से देखें तो इनकी सेल्स इस दफा थोड़ी कम हुई हैं। तो 22 के मुकाबले में 23 का तो इसका आपको पता ही है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट था। अगर क्वार्टरली देखें तो Q4 में तो एक बहुत ग्रोथ आ गई थी पूरे शुगर सेक्टर में, बहुत ज्यादा हुए सबके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स। लेकिन Q3 23 के मुकाबले में भी Q1 24 में अच्छा रहा है,
Q4 के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ है। उसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वैसे ट्रेंड के हिसाब से सही है। अगर आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में भी ऑन एवरेज इतनी ही ईपीएस रही तो 23 वाली ईपीएस पूरे साल की वो फिर अचीव कर लेंगे, 50 रुपए का डिविडेंड फिर दे देंगे, और उस हिसाब से आप इसकी यील्ड देख सकते हैं तकरीबन 15% बन रही है। तो इतना ऊपर आने के बाद भी ये हमारे टीयर 2 स्टॉक्स का ही पार्ट है इस वक्त। तो इनकी ईपीएस क्योंकि मेंटेन हुई और 50 का डिविडेंड अगर जारी रहा तो इस रेट पे तकरीबन 15% डिविडेंड यील्ड बनती है। प्राइस अर्निंग देखें तो वो बहुत ही कम है, वो तकरीबन 2 से भी कम है। बुक वैल्यू को देखें तो वो है जी 654 रुपए। इसमें फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन भी शामिल है, लेकिन रिजर्व्स भी अच्छे खासे इनके पास हैं, तो ये अच्छा साइन है। अब 5 साल को देखें तो ये अभी हाई पे ही चल रहा है, लेकिन ईपीएस भी तो हाई पे ही चल रहा है 5 साल के, तो उस हिसाब से ये नहीं देखना चाहिए कि अपने हाई पे चल रहा है। देखना है कि परफॉर्मेंस के मुताबिक अच्छा है कि नहीं। और हमने तो इसके ज़्यादा शेयर्स पहले ही लिए थे 150 के आसपास, और इसमें हमने अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम कर ली है, लेकिन अभी भी हमने रखी है क्योंकि अभी भी ये हमें अट्रैक्टिव ही लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर है जी अल अब्बास शुगर। अल अब्बास शुगर को देखे जाएं तो इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर आए हैं पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के कंपैरिजन में देख लेते हैं चल के कि इनकी क्या सूरत हाल बन रही है। अब इनका अगर देखें तो इनका Q1 24 का Q4 23 के मुताबिक ही हुआ है। अब हर कंपनी का अपना डिफरेंट हिसाब किताब होता है। इनकी सेल्स ज़्यादा हो गई होंगी, शाह मुराद की इस दफ़ा उतनी सेल्स शायद ना हुई हों, लेकिन उनका बुरा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना मेंटेन किया है, तो ये एक अच्छी बात है। बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। लेकिन Q1 में आमतौर पे डिविडेंड कोई नहीं देता, अगले क्वार्टर से ये डिविडेंड देना शुरू कर सकते हैं 2024 के लिए। लेकिन वैसे बहुत डिसअपॉइंटिंग डिविडेंड है इनका अगर पिछली हिस्ट्री को देखें, और इसके ऊपर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में उनसे बात भी हुई थी, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे नहीं पाए थे कि क्यों इतना कम डिविडेंड दिया है। 21 में इन्होंने तकरीबन 40 रुपए कमा के 40 रुपए का ही डिविडेंड दे दिया था। फिर 22 में 110 कमा लिए, लेकिन डिविडेंड कोई 50-55 नहीं दिया, खास नहीं दिया। और 23 में डबल हो गया, फिर भी डिविडेंड वहीं पे है। तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे वो कि इस पैसे से वो करना क्या चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना, कंपनीज की मर्जी होती है, अब हम इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उनको कुछ कह नहीं सकते। तो डिविडेंड क्योंकि कम दिया, उस हिसाब से तो डिविडेंड यील्ड इनकी 10% बन रही है, टीयर 1 में हमारे आ जाता है। अगर प्राइस अर्निंग को देखें तो इनकी भी तकरीबन 2 रुपए तक है। बुक वैल्यू को देखें तो इनकी बुक वैल्यू शाह मुराद से हल्की है, 400 रुपये। प्राइस से तो कम है, लेकिन फिर भी बुरी नहीं है। और 5 साल को देखें तो ये भी अपने तकरीबन हाई पे ही चल रहा है। सिर्फ डिविडेंड अगर ज़्यादा अच्छा दिया होता तो ये और ऊपर चला जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर भी जा सकता है क्योंकि इसका फ्री फ्लोट भी मार्केट में बहुत कम है। ऐसे शेयर्स में कई दफ़ा चुप चुपीते ही मूव बन जाती है। तो डिविडेंड के हिसाब से तो इनका और शाह मुराद का डिविडेंड अभी आज की तारीख में तकरीबन एक जितना है। उस हिसाब से शाह मुराद कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है जी हबीब शुगर मिल्स। हबीब शुगर जो है, इसके अगर रिजल्ट्स को देखें तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से बेहतर हुए हैं, लेकिन क्वार्टरली कंपैरिजन में देखते हैं कि पिछले साल के Q4 के मुकाबले में अच्छे आए हैं कि नहीं। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि उसके हिसाब से अच्छे नहीं आए, लेकिन वैसे 4 का ईपीएस तो क्वार्टर में अच्छा ही है। तो क्वार्टरली ट्रेंड देखते हैं चल के। तो इनकी ईपीएस, इनकी सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इस दफ़ा कम हो गए हैं। Q4 के मुकाबले में तो आधा रह गया है, लेकिन Q2 और Q3 के हिसाब से मेंटेन है, तो नॉट बैड। अगर यही एवरेज जारी रही तो 24 में भी 23 जितना ईपीएस तो आ ही सकता है। बहरहाल इट इज़ अ बिट टू अर्ली टू से, क्योंकि शुगर केन की प्राइस भी बढ़ गई है और Q1 की सेल्स में शायद उसका इतना इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि ये तो पिछले साल की इन्वेंट्री भी इनके पास पड़ी होती है जो बेच के इन्होंने Q1 का प्रॉफिट कमाया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन जो इस साल की प्रोडक्शन हुई है, जब वो बेचने जाएंगे तो फिर देखना ये होगा कि वहां से क्या इस तरह के मार्जिन्स, प्रॉफिट्स मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। इसकी डिविडेंड यील्ड तो 10 से कम हो गई है, लेकिन ये आजकल आपको पता है ये अपने वो बायबैक की वजह से ही चल रहा है। बीच में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। आज फिर अपर लॉक लग गया। आज की मार्केट जैसी थी मंडे की, वो तो सब कुछ ही डाउन था, लेकिन इसको अपर लॉक लग गया। तो इसमें तो वो मूव्स अपनी बायबैक की वजह से बन रही हैं,
लेकिन सिर्फ अगर डिविडेंड यील्ड के हवाले से बात करें तो ये प्राइस थोड़ी हाई हो गई है। इसकी प्राइस अर्निंग 4 है, 5 से तो कम है, लेकिन दूसरी शुगर कंपनीज के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा निकल गई है। लेकिन अगेन वो बायबैक की न्यूज की वजह से बुक वैल्यू 75 है, तो बुक वैल्यू से अभी भी कम है। और 5 साल का ट्रेंड देखें तो ये भी अपने हाई पे ही होगा। तो इस वक्त इसको सिर्फ बायबैक के हवाले से अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी काफी ऊपर चली गई है, फिर भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी सिर्फ डिविडेंड यील्ड के हवाले से थोड़ा ऊपर निकल गया है। फिर है जी एटलस होंडा। इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आए हैं। शुगर सेक्टर के फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर खत्म हुआ है और इनका तीसरा क्वार्टर, और इस तीसरे क्वार्टर में उनकी 20 की ईपीएस है, जो पिछले 2 क्वार्टर में तकरीबन 29 रुपए थी, तो उस हिसाब से काफी अच्छा हुआ है इनका रिजल्ट। अब क्वार्टरली ट्रेंड चल के देखते हैं। तो जी देखते हैं एटलस होंडा का ट्रेंड। ये गाड़ी नहीं बनाते, मोटरसाइकिल वाली कंपनी है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हालात थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो काफी अच्छा हो गया है पिछले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है। इस क्वार्टर की ईपीएस भी काफी बेहतर हुई है। तो इनका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। इसका देखते हैं ये डिविडेंड इसने कितना दिया। पिछले साल 13 रुपए का दिया और 24 का दिया। यहाँ पे कोई क्लियर लिखा नहीं हुआ कि कौन सा हाफ ईयर का है, कौन सा एनुअल है। इसको यहीं से देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ रहा होता है। तो इसका डिविडेंड जो है 24, 27 और 17, यानी कमाई का तकरीबन 50% डिविडेंड दे देते हैं। अगर अभी क्वार्टरली देखें तो 35, 47, 9, तकरीबन 60-65 की ईपीएस इनकी, बल्कि 70 तक भी हो सकती है ये रेंट पे। और अभी इन्होंने 17 रुपए का डिविडेंड दिया, तो चांसेस ये हैं कि ये रेंट पे 17-18 रुपए का और डिविडेंड देंगे। तो अगर इस रेट से चलता रहे तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 9.5 बन रही है। इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ऑटो में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं। लेकिन हमारे वैसे क्राइटेरिया पे थोड़ा सा ये भी महंगा उस हिसाब से लग रहा है। लेकिन क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है और इस सेक्टर की प्राइस अर्निंग डिफरेंट है, तो ये यहाँ से काफी ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर पसंद है या ये कंपनी पसंद है तो आप इसमें सोच सकते हैं। इसकी बुक वैल्यू को देखें तो जी बुक वैल्यू है 200 रुपये, बुक वैल्यू से तो ऊपर है। प्राइस अर्निंग के मुताबिक भी काफी ऊपर है। अगर 70 रुपए की अर्निंग भी होगी तो भी 5 से ऊपर है। तो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। और 5 साल की वैसे परफॉर्मेंस देखें तो ये देखें, ये पहले 500 तक भी गया था, तो ये ऊपर जाने को और जा सकता है। तो ऑटो सेक्टर लवर्स के बारे में सोच सकते हैं। फिर है जी लकी कोर इंडस्ट्रीज। इन्होंने 27 रुपए का डिविडेंड दिया है, और इन्होंने ये बताया है कि ये जो तारिक ग्लास के साथ इनका एक फ्लोट ग्लास का प्रोजेक्ट चल रहा था वो थोड़ा सा डिलेड है। ये इनके 6 महीने का रिजल्ट है। इस क्वार्टर की ईपीएस इनकी 11 रुपए बन रही है, 12 रुपए, और 6 महीने की 27, यानी कि थोड़ी सी कम हुई है इस क्वार्टर में। बाकी ट्रेंड में चल के देखते हैं। तो इनका ट्रेंड भी ऊपर नीचे होके मेंटेन ही है। ग्रॉस प्रॉफिट भी कभी ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी मेंटेन चल रहा है। नेट प्रॉफिट Q4 23 में पता नहीं क्या हुआ था, कम हो गया था, शायद वही सुपर टैक्स का इम्पैक्ट हो। लेकिन अभी के हिसाब से 2.5 बिलियन चल रहा है, जो कि 27 रुपए की ईपीएस है। बीच में 23 में काफी बीच में ज्यादा भी हो गई थी ईपीएस, और अभी इन्होंने 27 रुपए का डिविडेंड भी दिया। और इसकी ईपीएस पिछली दफा तो बहुत ज्यादा हो गई थी, 150, लेकिन अभी के हिसाब से ट्रेंड को देखें तो 100-110 रुपए तक हो सकती है। और अगर पे आउट को देखें तो पे आउट पिछली दफा इतनी ज्यादा ईपीएस के बाद भी 43 रुपए दिए थे, और इस दफा 27 रुपए का दे दिया है। तो हम इससे 27 रुपए की ही और उम्मीद लगा के बैठे हैं ये रेंट पे, यानी कि अगले आने वाले 12 महीनों में तकरीबन 55 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड तो तकरीबन 7% बनती है। और प्राइस अर्निंग देखें तो वो भी कोई 7-8 तक जा रही है। बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी 470 है। तो तमाम फैक्टर्स के हिसाब से हमारे मुताबिक तो ये ओवर वैल्यूड ही है। और ये 800
900 तक भी गया हुआ है, लेकिन बहरहाल हमारे ये क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। आप देखना चाहें तो आप देख लें इसको। तो ये था जी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स का जायजा और साथ ही छोटा सा उनका एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।